वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कुछ CSIR नेट, गेट और IIT जैम, BHU, IISc इनके कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है हमारा कार्नोट साइकिल का। कार्नोट साइकिल वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसको जरूर देखिए, उससे आपको इसका बेसिक जो भी आपका है आइडिया वो आपको मिल जाएगा। और फिर हम यहाँ उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ए हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1000 केल्विन एंड 600 केल्विन। द हीट डिस्चार्ज इनटू द कोल्ड सिंक in a reversible process when 5 kilojoule of heat is supplied by the source। हमने जब कार्नोट साइकिल पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो हमारा सिंक का टेम्परेचर होता है वो लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर अगर सिंक का होगा तो ही हीट आपका सिंक को डिस्चार्ज हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। और दो टेम्परेचर दिए हैं तो दो टेम्परेचर में भी हमारे पास हमने कार्नोट साइकिल में TH और TC यूज किए थे। TH हमारा हाई टेम्परेचर था, TC हमारा लो टेम्परेचर था। तो जो दो गिवन टेम्परेचर है 1000 केल्विन और 600 केल्विन, इसमें से हाई टेम्परेचर कौन है 1000, तो हमने उसको TH बोला। लो टेम्परेचर कौन है 600 केल्विन, हमने उसको TC बोला, ठीक है ना। जो हीट डिस्चार्ज होनी है सिंक को उसको हमने Q1 से रिप्रेजेंट किया था जब हम कार्नोट साइकिल पढ़ रहे थे। तो हमें क्या यानी कि Q1 हमको निकालना है। और जो सोर्स हीट सप्लाई करता है किसी सिस्टम को वो हमारा था Q2। तो यहाँ पे Q2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 किलो जूल ऑफ वर्क, ठीक है। तो जब हमने एफिशिएंसी पढ़ा था तो वहां पर हमारा एक रिलेशन आया था TH - TC अपॉन TH इक्वल्स टू W अपॉन Q2। और W भी हमने कहा था, W क्या होता है कितना हीट तुमने दिया और कितना हीट तुमने रिजेक्ट किया, उन दोनों का डिफरेंस। सपोज करो Q2 अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया था, Q1 आपने रिजेक्ट कर दिया, बाकी की रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट कहाँ गई, वो वर्क करने में यूज होती है। तो हम वर्क की जगह W की जगह Q2 - Q1 अपॉन Q2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो W की जगह Q2 - Q1 और नीचे आपका Q2 था ही। अब इस यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। TH का वैल्यू 1000 माइनस TC 600 अपॉन TH का वैल्यू फिर से 1000, 5 माइनस 5 क्या है Q2 माइनस Q1 हमको निकालना है। 5 माइनस Q1 अपॉन 5। इसको आगे सॉल्व किया, 2 0 से 2 ये 400 बचा अपॉन 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल होकर 4/10। यहाँ से 5 माइनस Q1 अपॉन 5, ठीक है। क्रॉस को हम 4/10 को हम 2/5 भी लिख सकते हैं। 5 माइनस Q1 अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 10, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 25 माइनस 5 Q1। तो माइनस का 5 Q1 को आप उधर ले जाओ, प्लस का 5 Q1 बन जाएगा। 10 को उधर लेकर आओगे माइनस का ये, तो 5 Q1 आपका इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये माइनस का हो गया। 25 माइनस 10 से 15 आ जाएगा 5 Q1। तो 5 Q1 का वैल्यू 15 हो गया, Q1 का वैल्यू 3 किलो जूल। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शंस कितना हुआ, C ऑप्शन हो गया 3 किलो जूल का। ये क्वेश्चन था BHU 2011 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। A Carnot engine produces 3.5 किलोजूल ऑफ वर्क, यानी कि W का वैल्यू कितना दिया है 3.5। फॉर एवरी 20 किलोजूल ऑफ हीट सप्लाइड, जो हीट सप्लाई होती है हाई टेम्परेचर पर होती है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाले स्ट्रोक या स्टेप में होती है, ठीक है। तो Q2 का वैल्यू दिया है हमें 20 किलोजूल ऑफ 20 किलोजूल। तो फॉर एवरी 20 किलोजूल ऑफ हीट सप्लाइड ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्ट्रोक इफ द कंप्रेशन ऑफ द इंजन। जब हमने ये पढ़े थे 4 स्टेप्स पढ़े थे कार्नोट साइकिल के, तो उसमें आया था आइसोथर्मल कंप्रेशन स्टार्ट हुआ था कहाँ पर, लो टेम्परेचर से, जब वो लो टेम्परेचर पर था। तो इसने कहा द कंप्रेशन ऑफ द इंजन इज एग्जीक्यूटेड एट 300 केल्विन। तो एक तरह से हमको ये TC का वैल्यू दे रखा है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग आइसोथर्मल स्ट्रोक, जो आइसोथर्मल स्ट्रोक वाले जो आपका टेम्परेचर होता है उसको हम TH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से इसने हमसे TH पूछा है। तो हमें क्या क्या गिवन है, W का वैल्यू गिवन है, लो टेम्परेचर TC 300 केल्विन वो गिवन है, हाई टेम्परेचर पर जो सोर्स आपका हीट सप्लाई करता है Q2 वो हमको गिवन है, और हाई टेम्परेचर वाले जो आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला जो आपका स्टेप्स है फर्स्ट स्टेप, उसका टेम्परेचर हमको TH निकालना है। हमको पता है TH, TC और TH और W और Q2 के बीच में रिलेशन ये आया था हमारा जब हम एफिशिएंसी पढ़ रहे थे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, TH हमारा कितना है वो निकालना है, TC 300 अपॉन TH, W 3.5, Q2 20।
यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा ये 20th माइनस 6000 इक्वल्स टू 3.5 TH। TH वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट किया, 20th इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ये आपका इधर जाकर प्लस का बन जाएगा। तो 20th माइनस 3.5 TH इक्वल्स टू 6000। यहाँ से मिल जाएगा हमको 6.5 TH इक्वल्स टू 6000। TH का वैल्यू 6000 अपॉन 16.5, तो इससे हमको ये 363.6 केल्विन आ गया, जिसको हम ऑलमोस्ट 364 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बी ऑप्शंस हो गया। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आपका कार्नोट साइकिल का ही क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, उसी में हमने पढ़ा था कार्नोट साइकिल जब पढ़ रहे थे। एक हमने रेफ्रिजरेटर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। रेफ्रिजरेटर को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स हीट इंजन भी बोलते हैं। हीट इंजन में तो क्या था, हीट दी गई थी, उससे वर्क किया गया था, और जबकि रिवर्स हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर में वर्क किया जाता है तब हीट आपका वहां से डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा होता है, तो इसलिए हम इसको रिवर्स हीट इंजन भी बोलते हैं। रिवर्स हीट इंजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम हीट इंजन में एफिशिएंसी ईटा यूज करते हैं, और रिवर्स हीट इंजन में हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा यूज करते हैं। और बीटा का एक्सप्रेशन हमने वहीं पर पढ़ाया था, बीटा इक्वल्स टू था TC अपॉन TH माइनस TC, ये वाला एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था वहां पर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग रिवर्सिबली बिटवीन द टेम्परेचर TC एंड TH इज गिवन बाय, तो ये वाला हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन 600 एंड 800 केल्विन एंड एब्जॉर्ब 2000 कैलोरीज फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल। द वर्क डन इन कैलोरी पर साइकिल इज, ऑप्शन दिया है ए 1000, बी 500, सी 666 एंड डी 2000। ये भी हमारा गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमें पता है जब भी हमें दो टेम्परेचर दिए हो तो उसमें जो हाई टेम्परेचर होता है उसको हम TH से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उन दोनों में लो टेम्परेचर होता है उसको हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमने TH इक्वल्स टू 800 केल्विन लिखा और TC इक्वल्स टू 600 केल्विन लिखा। और कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हमने Q2 से रिप्रेजेंट किया था, तो Q2 इक्वल्स टू दिया है 2000 कैलोरी, और W हमको निकालना है। ठीक है, TH TC W Q2 इनके बीच में रिलेशन हमारा ये होता है, एफिशिएंसी से आया था हमारा ये TH माइनस TC अपॉन TH इक्वल्स टू ये W अपॉन Q2। इनका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। TH दिया है 800 माइनस TC दिया है 600, 800 माइनस 600 अपॉन 800, W हमको निकालना है, और Q2 का वैल्यू था हमारा 2000। तो 200 अपॉन 800 से हमारा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। 2/8 को भी हम 1/4 लिख सकते हैं, और इधर से W अपॉन 2000 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, W यही रहने दिया, 2000 को इधर शिफ्ट कर दिया, 2000 अपॉन 4 आ जाएगा। तो W का एक्सप्रेशन है 2000 अपॉन 4, और W इक्वल्स टू 500 कैलोरीज। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब हम नए क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी कार्नोट साइकिल का ही क्वेश्चन है आपका। ए कार्नोट इंजन ऑपरेट एट लीस्ट एट 55% एफिशिएंसी। द टेम्परेचर ऑफ रिजेक्ट स्टीम इज 105 डिग्री C। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इनपुट स्टीम, इनपुट स्टीम मतलब किस टेम्परेचर पर हमारा ये हीट दी जाती है। ठीक है, मतलब सिस्टम ने उसको लिया है, तो एक तरह से हाई टेम्परेचर पर सिस्टम आपका हीट लेता है। तो ये हाई एक तरह से कौन सा वाला पूछा है इसने, TH का वैल्यू पूछा है। एब्सोल्यूट वर्ड लगा दिया, तो एक तरह से उसने टेम्परेचर का यूनिट भी फिक्स कर दिया कि केल्विन आपको यूज करना है। ठीक है, जहाँ भी एब्सोल्यूट वर्ड लगेगा टेम्परेचर के साथ, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर का यूनिट केल्विन ही यूज करना है। और यहाँ पर हमको इनपुट स्टीम का जो टेम्परेचर दिया है वो इनपुट मतलब सॉरी ये रिजेक्ट स्टीम हम करते हैं किस पर, लो टेम्परेचर पर। तो ये एक तरह से हमको TC का वैल्यू दिया है। तो TC है 105 डिग्री C, कैल्विन में इसको चेंज करेंगे 273 ऐड कर तो 378 कैल्विन आ जाएगा। ओके, परसेंटेज ईटा दिया है 55%, हमको तो ईटा का यूज करना पड़ता है। परसेंटेज ईटा तो हमारा होता है किसके बराबर, परसेंटेज ईटा होता है ईटा इंटू 100 के इक्वल। हमको ईटा चाहिए तो ईटा इक्वल हो जाएगा परसेंटेज ईटा अपॉन 100। तो यहाँ से हमने इससे ईटा का वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, ईटा का TH TC के बीच रिलेशन हमारा एफिशिएंसी में पढ़ा था हमने। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, ये होता है उसका एक्सप्रेशन, ईटा इक्वल्स टू TH माइनस TC अपॉन TH। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ईटा 0.55,
TH निकालना है माइनस TC 378 अपॉन TH, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0.55 TH इक्वल्स टू TH माइनस 378। 378 को हमने इधर शिफ्ट किया, इधर ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और 0.55 TH को उधर शिफ्ट किया, इधर ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो गया। TH माइनस 0.55 TH से ये हमारा 0.45 TH आ जाएगा, और इधर 378 है, तो TH का वैल्यू कितना आ जाएगा 378 अपॉन 0.45। इससे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 840 केल्विन आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये इनपुट स्ट्रीम का टेम्परेचर निकल गया। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 में आया था और NET में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में। नए क्वेश्चंस पर अब आते हैं हम। द वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस, 1 mole of an ideal gas at 27 degree C to twice of its original volume is, RT का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2494 जूल मोल इनवर्स, ln2 का वैल्यू भी दिया है 0.7, log2 का वैल्यू भी दिया है 0.3। ओके, ऑप्शन ए दिया है 1746 जूल मोल इनवर्स, बी ऑप्शन दिया है माइनस का 1746 जूल मोल इनवर्स, और सी दिया है 0, एंड डी ऑप्शन दिया है 748.2 जूल मोल इनवर्स। हमें पता है W का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। जब हम फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं, इसका मीनिंग है कि आपका जो बाह्य यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो आपका कितना है 0 है, तो P एक्सटर्नल का वैल्यू 0 होता है फ्री एक्सपेंशन के लिए। अगर P एक्सटर्नल 0 है तो 0 इंटू चाहे कुछ भी हो आगे टर्मिनोलॉजी जो भी आपका है वो पूरा 0 हो जाएगा, W इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क नहीं होता है, W इक्वल टू 0 आता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द वर्क इन्वॉल्व्ड इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फ्रॉम VI क्या है इनिशियल वॉल्यूम, टू VF है फाइनल वॉल्यूम ऑफ n mole ऑफ एन आइडियल गैस इज। ये हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला जो हमारा लेक्चर था हमने उसमें किया था। जो W का एक्सप्रेशन आता है W रिवर्सिबल वो आता है माइनस के nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन है W इक्वल्स टू माइनस के nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो इससे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा आया था CSIR दिसंबर 2013 पार्ट सी में, 4 नंबर में पूछा गया था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। द मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस एट ए टेम्परेचर T इज UMT। T टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या है आपका UMT है, और मोलर इंटरनल एनर्जी एट T इक्वल टू 0 इज UM0। द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स टू विद एप्रोप्रिएट कंट्रीब्यूशन इज। ये आपका क्वेश्चन था जैम 2010 का। ए ऑप्शन है इसमें UMT इक्वल्स टू UM0 प्लस 3RT लीनियर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन ओनली, ठीक है। बी ऑप्शन है UMT इक्वल्स टू UM0 प्लस 5RT बाई 2 लीनियर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ओनली। सी ऑप्शन है UMT इक्वल्स टू UM0 प्लस 3RT बाई 2 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ओनली, एंड डी ऑप्शन है UMT इक्वल्स टू UM0 प्लस RT नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन ओनली। ये क्वेश्चन हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले कॉन्सेप्ट से होना है जी, ठीक है। UMT T टाइम पर इंटरनल एनर्जी, T और T इक्वल टू 0 पर इंटरनल एनर्जी, वैसे तो वो 0 वैल्यू होता है पर इसने फिर भी उसको मेंशन कर दिया कि सपोज करो उसका वैल्यू UM0 है, ठीक है। आगे लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है हमारा 3 तो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। वैसे भी इसने कहा कि हमें सिर्फ ट्रांसलेशन कंसीडर करना है, और ट्रांसलेशन हमारे 3 होते हैं। एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 RT को कंट्रीब्यूट करता है, तो 3 करेंगे 3/2 RT को, और जबकि यहाँ पर सिर्फ 3 RT आ रहा है तो इसलिए हमारा ये ए ऑप्शन तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वाले में आते हैं हम। इसमें क्या है आपका UMT इक्वल टू UM0 प्लस, आगे कितना आना चाहिए ये वाला टर्म देखने के लिए, यहाँ देखो मॉलिक्यूल क्या है लीनियर मॉलिक्यूल, उसमें क्या है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ओनली। लीनियर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन तो चाहे कोई सा भी मॉलिक्यूल हो 3 ही होती है, उनका एनर्जी कंट्रीब्यूशन
3 का एक ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन 1/2 RT होता है और 3 के लिए वो 3/2 RT आएगा, ठीक है। और रोटेशन हमारा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 2 होती है और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 RT, तो 2 का कंट्रीब्यूशन 2/2 RT या सिर्फ ओनली RT। तो 3/2 RT आया ट्रांसलेशन से और RT आया रोटेशन से, तो 3/2 RT प्लस RT दैट इज इक्वल टू 5/2 RT आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये बी ऑप्शन से क्लियर हो गया। अब सी क्यों नहीं है और डी क्यों नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। UMT इक्वल टू UM0 प्लस, यहाँ से देखते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है। ट्रांसलेशन 3 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का, तो 3 कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 3/2 RT को। रोटेशन भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में 3 ही होते हैं, तो यहाँ से भी 3/2 RT यहाँ से भी आएगा, तो 3/2 RT ट्रांसलेशन से 3/2 RT रोटेशन से, तो दैट इज इक्वल टू 3 RT आ जाएगा। और जबकि यहाँ पर तो 3/2 RT है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं UMT इक्वल टू UM0 प्लस, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल बोला है ट्रांसलेशन ओनली। ट्रांसलेशन हमारी 3 होती हैं, हर ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 RT को कंट्रीब्यूट करती हैं, तो 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 RT को कंट्रीब्यूट करेंगी। तो यहाँ पर RT की बजाय 3/2 RT होना चाहिए था, इसलिए हमारा ये डी ऑप्शन भी गलत हुआ। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ये ऑप्शन हमारा बी हुआ। ये क्वेश्चन से JAM 2010 में पूछा गया था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर CO2, SO2, H2O गैसेस फॉलोज द ट्रेंड। ऑप्शन ए क्या है, CO2 इक्वल टू SO2 इक्वल टू H2O। इसका मीनिंग है तीनों बराबर है। इसका मीनिंग ये भी है कि CV ऑफ CO2 इक्वल टू CV ऑफ SO2 इक्वल टू CV ऑफ H2O, तीनों का CV बराबर आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा CV ऑफ CO2 ग्रेटर देन SO2 ग्रेटर देन H2O, तो ये तीनों का इसका CV CO2 का CV बड़ा होगा, SO2 और H2O दोनों का CV सेम आएगा। तीसरा ऑप्शन है H2O ग्रेटर देन SO2 इक्वल टू CO2, इसका मीनिंग है CV ऑफ H2O बड़ा आएगा और SO2 और CO2 का CV सेम आएगा। और डी है CO2 इक्वल टू SO2 ग्रेटर देन H2O, SO2 और CO2 दोनों का CV सेम आएगा और H2O का उन दोनों से छोटा आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशन तो हमेशा कोई सा भी मॉलिक्यूल है या एटम है उसमें क्या होते हैं 3 ही होते हैं, तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। एनर्जी एक एनर्जी कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 RT को कंट्रीब्यूट करता है, 3 करेंगे 3/2 RT। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो आपका लीनियर मॉलिक्यूल के केस में 2 आता है और एनर्जी कंट्रीब्यूशन हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोटेशन के केस में भी 1/2 RT होता है, तो 2 कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 2 × 1/2 RT या ओनली RT आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने RT लिख दिया। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 होता है लीनियर मॉलिक्यूल के केस से। 3 n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं मॉलिक्यूल में, कितने हैं इसमें CO2 में 3, तो 3 × 3 9 - 5, तो 9 - 5 से ये 4 आ जाएगा, दैट इज। और एक एनर्जी कंट्रीब्यूशन वाइब्रेशन के लिए RT होता है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 4 RT। तीनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 6.5 RT, और ये तीनों का एनर्जी कंट्रीब्यूशन का सम आता है, वही हमारा उसकी इंटरनल एनर्जी U कहलाता है। और हमने CV पढ़ा है, CV होता है du/dt, इसको हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ U, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ U विद रेस्पेक्ट टू T। तो d/dt का ऑपरेटर एज इट इज रखा, U की जगह हमने ऊपर से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया 6.5 RT। 6.5 R को क्या है कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, और d/dt के अंदर में सिर्फ T बच गया। dt/dt 1 होता है, तो CV का वैल्यू 6.5 R आया। शॉर्ट में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी U की वैल्यूज था उसमें से हमने बस T को हटा दिया, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा CV का वैल्यू कहलाता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं SO2 और H2O में। SO2 भी एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे क्या है, S के पास है, यहाँ पे लॉन पेयर बच जाते हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से बैंड स्ट्रक्चर आ जाता है। ऐसे ही H2O में भी यहाँ पे लॉन पेयर आ जाता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से ये भी स्ट्रक्चर हमारा नॉन लीनियर स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होती है, तो 3 दोनों ही नॉन लीनियर है, दोनों ही ट्राई एटॉमिक है।
तो दोनों के लिए CV का वैल्यू भी सेम आएगा। कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, एनर्जी कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 3/2 RT। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में 3 होता है, एनर्जी कंट्रीब्यूशन 3/2 RT। वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 3n-6 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। n का वैल्यू कितना है, तीनों ही ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, दोनों ही ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, तो n का वैल्यू कितना होगा 3 × 3 -6 तो कितना आ जाएगा 9 - 6 से 3 आ जाएगा। एनर्जी कंट्रीब्यूशन होता है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में RT, तो 3 के लिए हो जाएगा 3 RT। तीनों को ऐड करेंगे तो U का वैल्यू 6 RT आ जाएगा और इससे T हटाकर हमारा क्या बन जाएगा, शॉर्टकट यूज करके CV का वैल्यू 6R। तो 6R CO2 के CV की वैल्यू से छोटा है, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं SO2 और H2O दोनों का CV का वैल्यू एक तो सेम है और ये CO2 की वैल्यू से छोटा है, तो हमारा ये ऑप्शंस बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये B ऑप्शंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम द हीट कैपेसिटी ऑफ HF एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी ऑप्शन A 3/2R, ऑप्शन B 5R, ऑप्शन C 7/2R एंड ऑप्शन D है 6R। IAC 2001 का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम HF कैसा होता है, कोई भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर होता है, तो इसलिए HF को हमने कहा कि एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है हमेशा, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो या एटम हो, ठीक है। रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल में 2 आता है। वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 आता है। तो यहाँ से ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 3/2 RT। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 2 × 1/2 RT से ओनली RT। वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 1 और इसका कंट्रीब्यूशन आता है RT, तो 1 × RT से ओनली RT। तीनों को ऐड कर देंगे तो U का वैल्यू मिल जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे U का वैल्यू आ जाएगा 3.5 RT। CV का वैल्यू कितना हो जाएगा, T को हटा देंगे तो 3.5 R। 3.5 को भी हम 7/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन C हो गया। ओके।